क्या कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो कोई मिसाइल या बॉम्ब नहीं है, वो है एक ऐसी संस्था जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती है। कहा जाता है कि CIA अमेरिका की शक्ति का सबसे बड़ा हथियार है। शीत युद्ध के दौरान तख्ता पलट करने से लेकर आतंकवाद के खिलाफ आधुनिक एल्गोरिदम्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करने तक इस एजेंसी का सफर बेहद रोचक और जटिल रहा है। चलिए इस विश्लेषण में इसके इतिहास को समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन 6 पहलुओं पर ध्यान देंगे। पहला, एजेंसी का जन्म। दूसरा, कोल्ड वॉर के दौरान तख्तापलट। तीसरा, तकनीक की तरफ उनका बदलाव। चौथा, घोटाले और परछाइयां। पांचवां, आतंकवाद पर युद्ध। और आखिर में आज की डेटा युद्ध भूमि। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये संस्था लगातार अपने तरीके बदलती रही है। पहला हिस्सा, एजेंसी का जन्म विश्व युद्ध 2 की राख से। जरा 1945 के दौर की कल्पना कीजिए। दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था। अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। सोवियत यूनियन की रेड आर्मी पूरे यूरोप पर हावी हो रही थी, और सबसे चिंता की बात यह थी कि उस वक्त अमेरिका के पास उनके इरादों को समझने के लिए कोई ढंग का खुफिया तंत्र था ही नहीं। उस दौर की US इंटेलिजेंस बिल्कुल अनुभवहीन थी, यानी लगभग एमेचर्स की तरह। वो मुख्यतः अपनी मिलिट्री शक्ति पर निर्भर थे। वहीं दूसरी तरफ थी सोवियत KGB, जिसे उस वक्त जासूसी का सरताज माना जाता था। उनका जासूसी नेटवर्क बिल्कुल अभेद्य था, एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। अमेरिका को तुरंत एहसास हो गया था कि KGB का सामना करने के लिए उन्हें एक अनुभव और ताकतवर खुफिया एजेंसी की सख्त जरूरत है। लेकिन ऐसी एजेंसी को खड़ा करने के लिए भारी रकम की जरूरत थी, करीब $685 मिलियन। 1947 में राष्ट्रपति ट्रूमन ने गुप्त रूप से एजेंसी का पहला ब्लैक बजट तैयार किया। हैरानी की बात यह है कि यह पैसा आया कहां से? यूरोप की मदद के लिए बनाए गए मार्शल प्लान का 5% हिस्सा बिल्कुल गुप्त रूप से इस तरफ मोड़ दिया गया था। इसका सीधा मकसद था विदेशी चुनावों को प्रभावित करना और अपना वर्चस्व कायम रखना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोल्ड वॉर तख्तापलट, नकदी भरे सूटकेस और गुप्त ऑपरेशंस। शुरुआत में एजेंसी ने सोवियत इलाके में अपने एजेंट्स भेजने की कोशिश की थी, पर KGB ने लगभग हर मिशन को नाकाम कर दिया। इन जानलेवा कमियों और लगातार हार से एजेंसी की साख पर धब्बा लग रहा था। उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए बस किसी भी तरह एक बड़ी जीत चाहिए थी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से आए। और ये चर्चित जीत उन्हें मिली 1953 में ईरान के अंदर चलाए गए ऑपरेशन एजैक्स से। असल में वहां के प्रधानमंत्री मोसद्देक ने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिससे पश्चिमी देश काफी परेशान थे। तो एजेंसी ने रिश्वत और झूठे प्रचार का सहारा लेकर उन्हें तख्त से हटा दिया और तेल पर अपना नियंत्रण वापस हासिल कर लिया। ये ऑपरेशन तेजी से सफल तो जरूर रहा, लेकिन इसने दुनिया भर में गुप्त तरीके से लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का एक खतरनाक उदाहरण पेश कर दिया। इस एक सफलता के बाद तो जैसे ऐसी घटनाओं की झड़ी लग गई। 1954 में ग्वाटेमाला में आबिन्स को हटाया गया, लेकिन 1961 आते आते क्यूबा के बे ऑफ पिग्स में एजेंसी को एक बेहद शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। फिर 1973 में चिले में अय्यंदे की चुनी हुई सरकार को पिनोचेट की मदद से गिरा दिया गया। ये सब एजेंसी के उस असमान और खौफनाक ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाता है, जहां ब्रूटल सफलता और सार्वजनिक अपमान दोनों शामिल थे। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तीसरा हिस्सा, तकनीकी बदलाव, परछाइयों से निकलकर आसमान की ओर। जब एजेंसी को ये गहरा एहसास हो गया कि जमीनी जासूसी यानी ह्यूमन एस्पेनेज में वो KGB का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल दी। उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर फोकस किया, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। और ये तकनीकी क्रांति आई U-2 स्पाई प्लेन के जरिए। जरा सोचिए, एक ऐसा जासूसी विमान जो हवा में 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हो। उस वक्त कोई भी सोवियत लड़ाकू विमान या मिसाइल वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। ये मशीन बिल्कुल अनटचेबल थी। इस एक विमान ने एजेंसी को सोवियत परमाणु ठिकानों और आगे चलकर हो ची मिन ट्रेल का बिल्कुल सटीक खुफिया नक्शा तैयार करने की शक्ति प्रदान की। लेकिन जल्द ही चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगी। चौथा हिस्सा, घोटाले और परछाइयां, देश और विदेश में हदें पार करना। वियतनाम युद्ध का दौर आते आते इन गुप्त ऑपरेशंस का खर्चा और उनकी क्रूरता आसमान छूने लगी।
ये वो वक्त था जब एजेंसी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कड़ी हदें पार की जिसने उन्हें बेहद विवादित बना दिया। इसका एक हैरानगेज उदाहरण है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये एक पूरी तरह से गैर कानूनी घरेलू प्रयोग था। इसमें दिमाग पर नियंत्रण पाने के लिए LSD, मनोवैज्ञानिक यत्नों और सेंसरी डेप्रिवेशन यानी इंद्रियों को सुन करने जैसे तरीकों का प्रयोग किया गया। चाहे वियतनाम में फीनिक्स प्रोग्राम हो या देश के अंदर MK अल्ट्रा, खुफिया जानकारी और ताकत हासिल करने के लिए एजेंसी किस हद तक जा सकती थी, ये यहाँ साफ दिखाई देता है। फिर आया द ईरान कॉन्ट्रा पाइपलाइन का चक्रव्यूह। इसकी जटिलता किसी के भी होश उड़ा सकती है। यहाँ हर दुश्मन पैसा घुमाने का एक जरिया बन चुका था। कहानी कुछ ऐसी थी। लेबनान में बंधक थे, उन्हें छुड़ाने के बदले गुप्त तरीके से ईरान को हथियार बेचे गए। फिर उससे जो मुनाफा हुआ उसे विदेशी बैंक खातों में ट्रांसफर करके निकाराग्वान कॉन्ट्रास को दे दिया गया। यहाँ तक कि हवाई पट्टियों को नशे के सौदागरों के साथ शेयर किया गया। पैसा और हथियार एक बेहद उलझे हुए गैरकानूनी नेटवर्क में घूम रहे थे। अब इतने पैमाने पर काला पैसा घुमाना हो तो एक ग्लोबल बैंक तो चाहिए ही ना। ये था BCCI घोटाला, एक बहुत बड़ा बैंक जिसे बैंक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था। लेकिन असल में ये इंटेलिजेंस एजेंसीज और माफियाज के अरबों रुपए सफ़ेद करने यानी लॉन्डर करने का एक ज़बरदस्त शेल था। 1991 में जब आखिरकार इस बैंक को बंद किया गया तो इसके पर्दे के पीछे के नेटवर्क ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 1991 एक और वजह से ऐतिहासिक था। 5वां हिस्सा, आतंकवाद पर युद्ध, एक ऐसा दुश्मन जिसकी कोई सीमा नहीं। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद एजेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन अब नहीं रहा था। उनका फोकस धुंधला हुआ और बजट कम होने लगा। लेकिन फिर 11 सितंबर के आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। दुनिया बिल्कुल नई हो चुकी थी और इस नए दुश्मन की अब कोई सीमा या सरहद नहीं थी। इन हमलों के बाद जो प्रतिक्रिया हुई उसने नए सवाल खड़े किए। 2003 का इराक आक्रमण एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो पूरी तरह से गलत खुफिया जानकारी पर आधारित था। दावे किए गए कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के भंडार छुपे हैं। पूरा भरोसा सिर्फ बागियों और सैटेलाइट तस्वीरों पर था, लेकिन जमीन पर कभी कोई ऐसे हथियार नहीं मिले। नतीजा, ये आक्रमण एक बेहद लंबे और भयानक विद्रोह में बदल गया। इस नए युद्ध में लड़ने का तरीका बदल रहा था, खासकर ड्रोन प्रोग्राम के विकास से। पहले आकाश में सिर्फ निगरानी के लिए बिना हथियार वाले ड्रोन थे। फिर आया द प्रेडेटर ड्रोन, जिसमें खतरनाक हेलफायर मिसाइल लगे थे, और उसके बाद MQ-9 रीपर, जो लगातार 24 घंटे हवा में निशाना साधे रह सकता था। इस बदलाव ने हजारों मील दूर बैठे ऑपरेटर्स को बिना अपने सैनिकों की जान खतरे में डाले सटीक और जानलेवा हमले करने की ताकत दे दी। तकनीक और सालों सालों की बारीक निगरानी का सबसे बड़ा नतीजा दुनिया ने 2 मई 2011 को देखा। एक दशक से भी ज्यादा लंबे तलाश खत्म हुई जब सील टीम 6 ने पाकिस्तान के एबोटाबाद कंपाउंड पर छापा मारा। ये बिना किसी भारी मिलिट्री इन्वेजन के सालों की बिखरी हुई जानकारियों को एक साथ जोड़ने और सटीक प्लानिंग की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। लेकिन एक बड़े दुश्मन को खत्म कर देने से खतरा हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता। आखिरी हिस्सा, डेटा युद्धभूमि, सिलिकॉन वैली की एंट्री। अब दुश्मन कोई देश नहीं बल्कि अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड टेरर सेल्स थे। एजेंसी को इन बिखरे हुए डेटा के टुकड़ों को समझने के नए तरीके ढूंढने थे, और इसलिए आधुनिक युद्ध में टेक स्टार्टअप्स ने अपने कदम रखे। इस चुनौती का समाधान बनकर आई एक नई तकनीक, पैलंटियर। इस स्टार्टअप ने एनालिसिस के पूरे तरीके को बदल दिया। फोन कॉल्स, यात्रा के रिकॉर्ड्स और बैंक वायर्स, इन सबको जोड़कर एक लिविंग मैप तैयार किया गया। इससे विश्लेषकों को उन कड़ियों को पहचानने में आसानी हुई जो पहले अलग अलग थे, ताकि किसी भी खतरे को आकर लेने से पहले ही खत्म किया जा सके। और अगर आज की स्थिति देखें तो एजेंसी वापस ग्रेट पावर कंपटीशन में आ चुकी है, पर राइवल अब अलग है। पुराना दुश्मन सोवियत यूनियन था, जिनकी ताकत ह्यूमन एस्पियनेज और प्रॉक्सी वॉर थी। लेकिन आज का नया दुश्मन चाइना है, जो तकनीक में बहुत आगे है। AI निगरानी, हाइपरसोनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग उनकी ताकत है। ये मुकाबला पुराने सोवियत खतरे की तुलना में तकनीकी स्तर पर कहीं ज्यादा बड़ा और तेज है। इस पूरे सफर को समझने के बाद एक गहरा सवाल मन में उठता है। आज के इस दौर में, जहां इन्फॉर्मेशन पलक झपकते फैल जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी अपने चरम पर है, क्या पर्दे के पीछे बनी एक एजेंसी अपने खुद के ब्लाइंड स्पॉट से बच पाएगी? 70 सालों में उन्होंने हमेशा खुद को अडेप्ट किया है,
लेकिन आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया बेहद नाजुक है। एक छोटी सी गलती के परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। क्या लगता है आगे का रास्ता कैसा होगा?